हेलो फ्रेंड्स, ये उत्कर्ष गर्ग दिस साइड। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो एग्जीक्यूटिव का एक पेपर है, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको अभी 2019 में अमेंड भी किया गया है। तो मैं इसी को आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। और आप जैसे देख रहे होंगे कि आपके मॉड्यूल में तो काफ़ी पेजेस में है, और उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिफोर द एग्ज़ाम जो हमारे को रिवीजन है वो कैसे करना होगा, जिससे कि हम अपने जो भी सारे एक्ट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट कर सकें और एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से अचीव कर सकें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। वाट आर द कंज्यूमर के राइट्स जो जो अवेलेबल्स हैं, हमारे पास वेरियस डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स इन गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है, कंज्यूमर क्या है, कंप्लेंट क्या है। ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है के बारे में, सर्विस के बारे में, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है के लिए। तो ये आई थिंक मैं आपसे कहना चाहूँ तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इसमें से देख सकते हैं क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे वो आराम से वो शॉर्ट नोट्स करके भी पूछ लेते हैं। ठीक है। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कुछ अथॉरिटीज़ दे रखी हैं अंडर दिस। तो दो तरीके की अथॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर एक तो आती है हमारे काउंसिल और दूसरी आती है हमारे रिड्रेसल मशीनरी। तो बेसिकली काउंसिल क्या होती है, काउंसिल एक तरीके से सारे वो मुद्दे देखती है जो कि अदर देन रिड्रेसल है। रिड्रेसल में क्या होता है, जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती है वो हम सुनते हैं। ठीक है। तो बस इसी के साथ फिर आपको जब मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा तो आप उस चीज़ को समझेंगे, और थोड़ा सा डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो अगर आपके पास मॉड्यूल पहुंच गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीडीएफ से भी जैसा भी है रीडिंग कर ही रहे होंगे, जैसा मैं आशा कर सकता हूं आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो आपके जो बेसिक राइट्स हैं ऑफ कंज्यूमर, इससे हम शुरुआत करते हैं कि बेसिकली आपको ये एक्ट क्या क्या अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स, ये कहता है कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो कि आपके लिए हानिकारक हैं, किसके लिए, आपकी जान के लिए और आपकी प्रॉपर्टी माल के लिए। जो भी ऐसे गुड्स हैं जो कि मार्केट में आ चुके हैं, तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का आपको ये अधिकार देता है। ठीक है। और आपके पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है कि आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव है नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विसेज, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये लेटर ऑन हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द बेसिक राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। तो इसी तरीके से कि भाई आपके पास राइट टू प्रोटेक्शन है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी एश्योर्ड दैट कि जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि मतलब हमारे पास जैसे कि हमारे को मैच बॉक्स लेनी है अगर, तो मैच बॉक्स के लिए हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे होम लाइट की आती है या अनदर सनफ्लावर है, जो भी कंपनीज़ है उसकी अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे चॉइस कर सकता हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है राइट टू बी हर्ड एंड एश्योर दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट द अप्रोप्रिएट फॉरम। बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो भी हमने फॉरम बना रखे हैं, अगर भाई कोई हमारे साथ कोई मतलब जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किया जिसमें डिफेक्ट निकल गया, तो हमारे को सुनने का अधिकार होना चाहिए, मतलब हम जो अपनी परेशानी बताएंगे फॉरम उसको सुनेंगे। ठीक है। इसी तरीके से राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द यूटीपी एंड आरटीपी। ठीक है। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि आपको जानकारी का आपको पढ़ाया जाएगा, आपको अवेयरनेस दी जाएगी इसके बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके ये मॉड्यूल में भी और आपके पेपर करिकुलर में भी इसको हमने इंसर्ट कर रखा है, जिस वजह से कि आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और अभी तो वैसे भी रिसेंटली इसमें 2019 में अमेंडमेंट आई है, उसको हम समरी बेस से पढ़ के चलेंगे, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस से आपसे पूछ सकते हैं। कंप्लेनेंट का क्या मतलब होता है, कंप्लेनेंट मतलब क्या होता है, जो बंदा या जिसने भी एक तरीके से जैसे जैसे कि आपने गुड्स परचेज करी या सर्विसेज आपने ली हैं, तो उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया या फिर डेफिशिएंसी निकल गई, तो अब क्या जिसने परचेज़ किया वही कर सकता है या कोई भी, मतलब वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कंप्लेनेंट मीन्स, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, कोई भी कंज्यूमर या वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो कंपनीज एक्ट 1956 में, या फिर जो अभी हमारा 2013 एग्जिस्टेंस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
ठीक है, वन और मोर कंज्यूमर अपना ग्रुप बना के कर सकते हैं। और अगर इन केस जिस कंज्यूमर ने परचेज़ किया था अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेनेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स बात आती है कि कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरीके का एक एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं इन राइटिंग में, ठीक है ना, और जिसका आपको क्या है एक रिलीफ चाहिए। तो अब कंप्लेंट में क्या हो सकता है, आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है ना, आपने जो गुड्स बाय किए थे उसके अंदर डिफेक्ट निकल गया, आपने जो सर्विस रेंडर करी ली थी एक तरीके से उसमें डेफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो बातें होती हैं, अब जैसे गुड्स आपने है वो आपके हानिकारक है लाइफ के लिए, जो हमने पढ़ा था आपके अभी राइट्स में भी, तो वही सब चीज़ें हैं जो कि इसमें एक तरीके से डिस्कस करी जाती है। और यही आपसे 5 नंबर में ये भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको एक तरीके से छोटी चीज़ भी आपको फ्रेंड्स फोकस करके चलनी होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको छोटा छोटा एक समरी भी बना लेना चाहिए हर चीज़ का, जिससे कि आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें और अप्रोप्रिएट टाइम पे आप उसको बिफोर द एग्ज़ाम रिवाइज़ कर लें, सो दैट हम एग्ज़ाम में वही का वही अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अब जैसे एक ये कंज्यूमर की डेफिनेशन इसमें बता रखी है। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज से है, मैं आपको थोड़ा समरी उससे बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे और उसे पढ़ने में भी आपका एक इंटरेस्ट बनता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर। अगर मैं आपसे बात करूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग अलग दे रखा है, तो पहले हम गुड्स का लेके चलेंगे जो कि पार्ट ए है। तो बाकी मैं देखिए सेक्शंस वगैरह का फ्रेंड्स इसमें मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगा कि ये छोटे छोटे सेक्शंस, क्योंकि अभी मैं आपसे कह देता हूँ सेक्शंस आप याद कर लीजिए, बट एट द एंड जब एग्ज़ाम का पूरे सारे आप एक्ट पढ़ेंगे और आपको पता है रेगुलर इंटरवल्स में हमारे पेपर होते हैं और पूरे एग्ज़ाम जब लगातार होते हैं, तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप सारे सेक्शन याद करें। हाँ, बट आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, जो भी आप सेक्शंस याद कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसको आप याद कर लीजिएगा। और जहाँ कोई मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आगे मैं आपके लिए एग्ज़ाम की सीरीज़ जो गाइडलाइन आंसर्स है उसकी भी सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिले और कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से हमारे को आंसर लिखना है, तो जैसे कि आप उससे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके आपको। तो फ्रेंड्स हम थे कंज्यूमर की डेफिनेशन पे, जो कि क्या कहता है गुड्स। कंज्यूमर मीन्स एनीवन जो कि परचेज करता है गुड्स, जो कंसिडरेशन जिसने या तो पे कर दी या उसने प्रॉमिस किया है हमसे, उसने सेलर से एक तरीके से प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं आपको पे आगे कर दूंगा, या फिर तीसरी चॉइस क्या हो सकती है, उसने पार्टली पे कर दिया या फिर पार्टली प्रॉमिस कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा कंज्यूमर नहीं आएगा, वो कंज्यूमर नहीं आएगा जिसने कि रीसेल पर्पज़ के लिए करा है और या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप उसको देखिए रीसेल का पर्पस, कमर्शियल पर्पस, पार्टली प्रॉमिस, पार्टली पे, तो ठीक है ना। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनकर चलेगी फ्रेंड्स। बस और सर्विस में भी यही है कि आपने हायर करी है, अवेल करी है सर्विसेज जिसकी पे कर दी है कंसिडरेशन, या आप पे आगे करेंगे, पार्टली प्रॉमिस एंड पार्टली पेड। ठीक है ना, और अगर अब सर्विस का केस है इसके अंदर, तो आई थिंक इसमें आप ये कहेंगे कि भाई हम रीसेल करना कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो तो होगा नहीं, बट इसमें एक लेके चलेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड हु अवेल्स और सर्विसेज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, अगर आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए सर्विसेज ली हैं, जैसे कि आपने कार मतलब टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं, या फिर आपने ओला वगैरह ली है टू फॉर द कमर्शियल पर्पज़, तो उसमें हम उसको आपको इंक्लूड नहीं करके चलेंगे। इट मीन्स आप कंज्यूमर नहीं हैं, और अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं तो आप कंप्लेंट भी रेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं देख रहा हूँ वैसे वीडियो भी थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए स्मॉल थोड़े से वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़े, आपका कुछ अदर इरेलीवेंट मटेरियल में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप फोकस तरीके से पढ़ाई कर सकें। जब हम पढ़ाई करते हैं तो फोकस तरीके से पढ़ाई करें, और ऐसा होना चाहिए उसमें फिर कुछ भी अलग चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अगर अब आप कहेंगे कमर्शियल पर्पज़ क्या होता है, तो फ्रेंड्स मतलब जब आप कमर्शियल पर्पज़ अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें भी डिफाइन कर रखा है, कभी आप अगर आगे पढ़ें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, जिसमें हम प्रॉफिट मतलब कुछ प्रॉफिट एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें ऑन लार्ज स्केल। ठीक है ना, और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा एक लिंक है उसका, जिससे कि हम परचेज़ कर रहे हैं उसी वजह से कि भाई जिससे हम उसको आगे बेच पाएँ और आगे उससे मुनाफा हम कमा पाएँ। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे इस एक्ट की, गुड्स का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने तो सिंपली कह दिया गुड्स मीन्स, जो कि हमने डिफ़ाइन करें क्या,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो अब हमारे को तो यही नहीं पता कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डिफाइन है। तो फ्रेंड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला हुआ है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स वगैरह हमारे कंसीडर हो जाते हैं, बट इसमें हम शामिल करके चलेंगे क्या, ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे अनाज वगैरह हो जाता है, ग्रास, टिम्बर, ठीक है ना, और शेयर वगैरह वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका सारा डेफिनेशन में गुड्स आ जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सर्विस की डेफिनेशन में। सर्विस क्या क्या मतलब होता है, सर्विस मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन विच इज़ मेड अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर्स। और उसके अंदर जैसे आप सर्विस बैंकिंग की अवेल करते हैं, फाइनेंसिंग की, ट्रांसपोर्ट की, प्रोसेसिंग की, ठीक है ना, आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से आप सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। उसमें बट बस इसमें 2 सर्विस आपकी एक्सक्लूड करी जाएगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला आपका, ये आप स्पेशली जब एग्जाम में लिखेंगे ना कि दिस सर्विसेज इंक्लूड बट दिस सर्विसेज एक्सक्लूड विच आर ऑफ फ्री ऑफ सर्विसेज, और सेकेंड वन इज विच आर प्रोवाइडेड ऑन द पर्सनल सर्विसेज बेसिस पे। तो ये चीज़ें हमारी इसमें हम कवर करके चलेंगे। अब फ्रेंड्स आई थिंक मैं सोच रहा हूँ इसमें आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी कवर करवा दूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये इसको तो आप मार्क कर लीजिए कि दिस इज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हो सकेगा तो अगर इनके इस गाइडलाइन एनालिसिस में भी आपका ये कवर होगा तो मैं आपको उसको मोस्ट वहाँ पर भी आपको एक रिवाइज तौर पे कवर करवा दूंगा। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एक तरीके से हम ये कहना चाहते हैं इधर मास्टर एंड सर्वेंट का जो होता है एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। मतलब एक जो मास्टर है वो सर्वेंट को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। तो अब फ्रेंड्स इसकी हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ऑर्डर दे सकता है, जॉब कर रहा है वो, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को हम यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में हम नहीं लाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है आपका क्या, अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको उसको समझ में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है किसके लिए, सर्विस के लिए फॉर का मतलब हो गया के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा कोई भी मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर वो किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकता। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, जैसे सीए की हो गई या सीएस हो गया या फिर लॉयर हो गया, उसकी हम सर्विस अवेल करते हैं तो वो किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई डेफिशिएंसी मिलती है इन सर्विस तो फ्रेंड्स आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये हमारे को सर्विस में डेफिशिएंसी मिली है, तो हमारे को इसका राइट है, हमारे को अधिकार है, हम आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको हमारे को प्रोवाइड कीजिए अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से एक डिफेक्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट का क्या मतलब है कि भाई आपने पढ़ा था कि गुड्स में डिफेक्ट आ जाएगा, तो डिफेक्ट का क्या मतलब है, डिफेक्ट मीन्स फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ एनी गुड्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एनी लॉ और अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम्ड बाय अ ट्रेडर। मतलब जैसे क्लेम्ड बाय ट्रेडर में इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ट्रेडर ने एडवर्टीजमेंट में हमारे को दिखाया था कि भाई ये प्रोडक्ट तो ये चीज़ें करता है, और बट जब आपने उसे उसको देख के परचेज़ किया वो उस चीज़ में नहीं था, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने डिफेक्ट में शामिल किया है, ठीक है। इसी तरीके से डेफिशिएंसी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिशिएंसी का ये सर्विस के कंटेक्स्ट में डिस्कस होती है, मीन्स फॉल्ट, imperfection, shortcoming और inadequacy in the quality और nature and manner of performance, ठीक है, of any service which is required to be maintained by any law और by any person in relation to the contract। तो वही कि अगर किसी भी सर्विस में आपके फॉल्ट मतलब गलती मिलती है, इम्परफेक्शन है, कमी है, एफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको डेफिशिएंसी उसमें करके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि भाई जो अब सर्विस में आपने बैंकिंग सर्विस ली, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सर्विस ली, तो वो सब उस चीज़ के अंदर हम कवर करके चलेंगे। थोड़े से केस लॉज भी हैं, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपसे वो केस लॉ आपका स्पेशली डिस्कस कर लूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से फिर हम काउंसिल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर फॉरम्स डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट समरी वीडियो में मैं आपका थोड़ा बना दूंगा, जिससे अगर आपको जिस चीज़ में थोड़ा सा इशू आता होगा वो चीज़ आप उसमें देख के चल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।